सो दोस्तों, ये हमारे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रॉडली जो इस लेक्चर का प्राइमरी टास्क है, प्राइमरी एज एन और यू कैन से इम्पॉर्टेंट टास्क जो है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस से डील करना। देखिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी वाइज, आपके सीबीएसई वाइज 5 है, हम उसको 7 में कन्वर्ट कर देंगे। 5 रिएक्शंस जो सीबीएसई हमें पढ़ने के लिए कहती है हम वो तो पढ़ेंगे ही, हम 2 और रिएक्शंस को पढ़ लेंगे सो दैट हमारे को और क्लैरिफाई हो जाए कि कितनी टाइप की रिएक्शंस होती है जो हमारे इस साल काम में भी आएगी। डेफिनेटली काम में आएगी। आप ये मत सोचिएगा कि जो 2 और रिएक्शंस आप पढ़ रहे हैं वो काम में नहीं आएगी, वो आपके काम में आएगी, देर सवेर आगे के चैप्टर्स में काम में आएगी। टोटल 7 रिएक्शंस हैं, लेकिन मैं इस लेक्चर में 7 की 7 रिएक्शंस नहीं करूँगा। मैं आपके साथ 3 रिएक्शंस को ब्रीफली डिस्कस करूंगा, 7 रिएक्शंस को खाली ऊपरी तौर से डिस्कस करूंगा, बट 3 रिएक्शंस को ब्रॉडली ब्रीफली डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। फाइन। लेकिन टाइप ऑफ रिएक्शन से पहले जो मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ काम किया था उसको थोड़ा सा और एनहांस करना चाहूँगा, उसकी नॉलेज को थोड़ा सा और एनहांस करना चाहूँगा। दैट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। लाइक जो लास्ट पूरी क्लास मेरी रही थी आपको बैलेंसिंग सिखाने में, इस क्लास में मैं उसी बैलेंस के 2 से 4 और एग्जांपल्स आपके साथ करूंगा। लेकिन वो 2 से 4 एग्जांपल्स उतने ज़्यादा स्लो प्रोसेस और स्टेडी प्रोसेस से नहीं करूंगा जैसे मैंने लास्ट क्लास में करा था, क्योंकि लास्ट क्लास में वो करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो आप फर्स्ट टाइम उससे मिल रहे थे, फर्स्ट टाइम आप उसे सीख रहे थे। इस क्लास में क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप सीख चुके हैं और आपने प्रैक्टिस कर ली है बैलेंस की, तो इस क्लास में मैं 2 से 4 हेल्दी एग्जाम्पल्स डिस्कस करके इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करके आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा टाइप ऑफ रिएक्शंस में। बट यस, स्टार्ट जरूर मैं बैलेंस से करूंगा। फाइन। इस क्लास का मोटिव आपको समझ आ गया, लास्ट क्लास में क्या किया था वो भी पता चल गया, एंड उससे लास्ट क्लास में क्या किया था मैं आपको वो भी याद दिला देता हूँ। वो हमने करे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन के बारे में जाना था, केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स जाने थे हमने, और कैसे एक इक्वेशन को की इंपॉर्टेंस, कैसे एक इक्वेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ाएं हम, और इंपॉर्टेंस के साथ साथ क्यों आखिर हमें करना होता है बैलेंस, बैलेंस करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन करा था लास्ट लेक्चर में। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग से और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें कह रहा है कि फॉस्फोरस बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एंड हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। फाइन। तो फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो पी होता है उसका सिंबल सॉलिड फॉर्म में, पी यहाँ पर बर्न हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एंड ऐसे बर्न होके हीट होके वो क्या दे रहा है हमें, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। अच्छा, अब इसके लिए मैं यहाँ पर रफ में आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। देखिए, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, फॉस्फोरस का वैसे तो वैलेंसी 3 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो मैक्सिमम बच्चे इस वैलेंसी को जान के P2O3 ना लिख दें। उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि फॉस्फोरस की वैलेंसी 2 होती हैं, राइट। मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं कुछ एलिमेंट्स की, और फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 के साथ साथ 5 भी होती है। अब बताइए, आप 3 को चुनेंगे, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड शब्द सुना आपने, या आपने सुना फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। व्हाट इज पेंटॉक्साइड? ऑक्सीजन के 5 एटम। तो आप 3 वाली वैलेंसी को चुनेंगे या 5 वाली? मैं चुनूंगा 5 वाली, राइट। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को हटा के क्या लिख रहा हूँ, देखिए ये चीज़ यहाँ से हटा दी मैंने, और मैंने लिखा यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, दैट इज P2O5। वैलेंसी 3 भी थी, 5 भी थी, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 वाले को चुना, 3 वाले को नहीं चुना, बिकॉज उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बनेगा। फाइन। अब ये जो इक्वेशन आपको मिली है दोस्तों, ये बैलेंस्ड नहीं है, साफ तौर पे आपको दिख रहा है। मैं बॉक्सेस प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैंने बोला था कि मैं स्लो एंड स्टेडी मेथड जैसे मैंने लास्ट क्लास में किया था, मैं उसको नहीं यहाँ पर डिस्कस करने वाला। मैं आपके साथ थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलने वाला हूँ, बट चीज़ें दिखा के। फॉस्फोरस 1, फॉस्फोरस 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 5। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को करते हैं बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया देखते हैं। P + 5O2 विल गिव 2P2O5। हुआ क्या इससे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। 5 × 2 कितना होता है
10, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, एंड ये भी 5 इंटू 2 10। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन फॉस्फोरस रह गया, सो 2 2 ज़ा 4। तो ये फर्स्ट स्टेप था मेरा किसको बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को। सेकंड स्टेप में मैं बैलेंस करूँगा फॉस्फोरस को। तो फॉस्फोरस को बैलेंस करने के लिए अब मेरे को पता चल गया कि फॉस्फोरस यहाँ पर प्रोडक्ट में 4 है, तो यहाँ मैं 4 लिख रहा हूँ, 4p 5O2 2p2O5 means 5 elemental form of phosphorus will react with 4 elemental form of phosphorus will react with, यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपके लिए मैं लिख देता हूँ, 4 elemental form of phosphorus will react with 5 molecules of oxygen gas in order to give 2 molecules of phosphorus pentoxide। और ये चीज़ हो गई बैलेंस। तो बैलेंस फॉर्म क्या लिखेंगे आप, 4p प्लस 5O2 विल गिव 2p2O5। ये बैलेंस फॉर्म है आपका। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो इधर आपके पास बोला गया है एसिटालाइन और स्लैश इथाइन, दोनों ही बातें सेम है, आप लर्न कर लीजिए आज ही इस नाम को, एसिटालाइन और इथाइन। ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एल्काइन फॉर्म में फर्स्ट मेंबर होता है। एल्काइन एक होमोलोगस सीरीज होती है। ये जो भी शब्द मैं बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, आप सब लोग इससे वाकिफ नहीं हैं। सो अगर आप वाकिफ नहीं हैं तो इन शब्दों को सुन के डरिएगा मत। मैंने बोला है धीरे धीरे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के बाद आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। एसिड बेसिस सॉल्ट्स, मेटल नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शन से लेकर मेटल नॉन मेटल तक तो बहुत हद तक आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटिव दिखेंगी। लास्ट चैप्टर कार्बन्स कंपाउंड करने के बाद आप संपूर्ण तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर 10th स्टैंडर्ड की आपकी केमिस्ट्री आपसे डिमांड क्या करती है। तो इथाइन जो शब्द है बेटा, ये आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सुनने को मिलेगा, बट अगर आपने आज सुन लिया और आप इसका फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं तो अच्छी बात है। होमोलोगस सीरीज जैसे शब्द क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इन सब के विषयों पे हम 10th स्टैंडर्ड के आखिर तक पहुंचेंगे। बट डेफिनेटली हाइड्रोकार्बन जैसा शब्द बहुत आसान है। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन फॉर्म में चीज़ें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रखी हो, उनको हम उन तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड ये बोल रहा है हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन। आपने अगर मेरी लास्ट 2 क्लासेस देखी हैं तो आप अब तक समझ गए होंगे। पहले तो आपको फॉर्मूला ये खुद ही दे रहा है, इथाइन का आपको डरने की जरूरत नहीं है, C2H2, क्योंकि इसको पता है कि आपको अभी तक नहीं पता है कि इथाइन का फॉर्मूला C2H2 होता है। बट येस, उम्मीद मत करिएगा कि बोर्ड्स में भी ये बताएगा आपको इथाइन का फॉर्मूला। बोर्ड्स में क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि बोर्ड्स में CBSE जो पेपर सेट कर रहे हैं उन्हें पता है कि बच्चा ना कि सिर्फ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बच्चा एग्जैक्टली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी पढ़ के उनका एग्जाम दे रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा पूरी केमिस्ट्री पढ़ के एग्जाम दे रहा है, तब तक ये बच्चों को आ चुका होता है। फाइन, अभी के लिए इसने इथाइन का आपको फॉर्मूला दिया। एंड बर्न्स इन ऑक्सीजन, अगर आपको 2 लेक्चर अच्छे से याद हो तो मैंने बार बार एक रिएक्शन का डिस्कशन करा है, कंबर्शन रिएक्शन, कंबर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर वो याद है आपको कि कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन में कंबर्स्ट होकर क्या देता है, तो आपको आगे की बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े ही आप बता सकते हैं दैट इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर विद लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ऑफ कोर्स। लेकिन हीट शब्द मैं यहाँ पर लिखूँ या ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है, यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है वो बैलेंस करना है, और हीट के होने या ना होने से बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर वैसे ही आपको बता रहा है प्रोडक्ट में टू फॉर्म, बट आप अब तक लर्न कर चुके होंगे कि कंबर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फाइन, अब देखते हैं यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है। कार्बन की एक छोटी सी दिक्कत है मुझे, कार्बन यहाँ पर यूज़ हो रहा है 2 और यहाँ कार्बन है 1, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सॉरी यहाँ 3 है, ऑक्सीजन में भी दिक्कत है, और हाइड्रोजन लेकिन दोनों जगह क्या है, सेम। चलिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन अगर हम करना चाहते हैं, राइट, क्या करना चाहते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो दोस्तों कार्बन भी हिल जाएगा,
तो हमें ये ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है कि हमारा कार्बन ना हिले। फाइन, तो यहाँ पर हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसको, हमारे वाटर को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमने कार्बन, हाइड्रोकार्बन दैट इज इथाइन के आगे ऑक्सीजन का नंबर अभी खाली छोड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर को भी खाली छोड़ा हुआ है। अभी मैं बस वाटर को H2O दे रहा हूँ, पहले 2 दे रहा हूँ। देखिए वाटर को देने का जो मेरा मतलब मकसद है वो इसलिए है क्योंकि जब भी आप ऑक्सीजन जैसी चीज़ को बैलेंस करेंगे और एक तरफ इवन है और दूसरी तरफ ऑड नंबर है, लेकिन वो ऑड टूटा हुआ है, राइट, 2 and 1 के फॉर्म में, तो मैंने आपको बताया था पहले मैं ऑड को इवन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैंने ऑड को इवन करने की कोशिश करी है पहले 2 से। अच्छा, 2 1 2 और 2 4, तो यहाँ पर 2 मत दीजिएगा। अभी ऐसा मत सोचिएगा ये 2 आ गए और ये 2 1 2 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग 2 दे देंगे। मत क्यों नहीं देना है, मैंने आपको कहा था जब आप किसी को बैलेंस करने जाएंगे तो आप किसी और की बैलेंसिंग को हिला देंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है जो पहले हाइड्रोजन बैलेंस था, अब आपने यहाँ 2 दे के उसकी बैलेंसिंग को हिला दिया, 2 2 4 हो गया। तो यहाँ आपको नहीं लगता 2 देना पड़ेगा, यहाँ क्या देना पड़ेगा 2। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 दिया तो आपने कार्बन को 4 बना दिया, कार्बन को क्या बना दिया 4, तो यहाँ देना पड़ जाएगा 4। और देखिए अगर यहाँ 4 दे दिया तो 4 2 8 प्लस 2 10 होता है, तो यहाँ 5 देना पड़ेगा। वेदर अगर आप सीधा ही यहाँ पर 2 देख के और 2 1 2 देख के यहाँ 2 दे देते हैं कि 4 बन गया ऑक्सीजन, तो आप गलत हो जाते, राइट। तो यहाँ पर आप समझिए अच्छे से, इधर 2 देने के बाद आपको यहाँ पर 4 देना है, यहाँ पर क्या देना है 4, एंड 4 2 8 एंड 2 1 2 दैट इज 10, तो यहाँ पर आपको देना है 5। तो ये फर्स्ट स्टेप जो आपने किया वो ऑक्सीजन को बैलेंस किया, राइट। अब करते हैं हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस। सो कार्बन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 4, और यहाँ पर दोनों ही कार्बन और हाइड्रोजन है 2 2, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा 2 नंबर, तो यहाँ दे दिया हमने 2, C2H5 प्लस 5O2 विल गिव 4CO2 प्लस 2H2। फाइन, अब ये जाके बैलेंस हुआ है। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन burned with 5 molecules of oxygen in order to give 4 molecules of carbon dioxide and 2 molecules of water. Fine. So इसकी बैलेंस इक्वेशन क्या मिली आपको, 2C2H5 प्लस 5O2 विल गिव 4CO2 प्लस 2H2O। सो ये आपके पास फाइनली बैलेंस इक्वेशन आई। चलिए जिस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन करें और 2 क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और बैलेंसिंग के प्रोसीजर को ख़त्म करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन सॉलिड मर्करी 2 ऑक्साइड इज हीटेड लिक्विड मर्करी एंड ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। सो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सॉलिड मर्करी 2 ऑक्साइड शब्द यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या है, रोमन वर्ड्स में 2 का मतलब है मर्करी की, यहाँ पर वो आपसे डिमांड कर रहा है वैलेंसी 2 लीजिए, तो क्या मर्करी की वैलेंसी 2 लीजिए ऐसा उसको बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या मर्करी की भी वैलेंसी अलग हो सकती है? डेफिनेटली मर्करी की भी वेरिएबल वैलेंसी है दोस्तों। मर्करी की 2 वैलेंसीज होती हैं, एक 1 और एक 2। यहाँ पर वो चाहता है, आपसे डिमांड कर रहा है मर्करी की स्पेसिफिकली वैलेंसी आप 2 वाली यूज़ करिए। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा मर्करी ऑक्साइड का वो क्या बनेगा, वो आपका फॉर्मूला बनेगा मर्करी ऑक्साइड का HgO, क्योंकि मर्करी की 2 वाली वैलेंसी यूज़ करने के लिए कहा है और ऑक्सीजन की तो बाय डिफॉल्ट 2 ही होती है। 2 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल आउट नीचे, तो मर्करी ऑक्साइड व्हेन इट इज हीटेड it gives mercury in a liquid form and oxygen gas। मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव नहीं बना रहा हूँ, अगर इन्फॉर्मेटिव मुझे बनाना होता तो मैं यहाँ पर LHG के ब्रैकेट में और ऑक्सीजन गैस के ब्रैकेट में G लिखता मैं, फाइन। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद इन्फॉर्मेटिव से ज़्यादा मेरा ध्यान है बैलेंसिंग के ऊपर, तो मैं बैलेंसिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। अब इस फॉर्मूले के बाद आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है। ऑक्सीजन यहाँ है 2, तो
तो यहाँ इन्हें आपको यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स बनाने हैं 2, ताकि 2 1 2 हो जाए. नाउ 2 मर्करी ऑक्साइड विल गिव मर्करी प्लस ऑक्सीजन गैस. खाली ऑक्सीजन अभी बैलेंस हुआ है, अभी मर्करी बैलेंस होना बाकी है. मर्करी के लिए देखिए 2 1 2 और यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा. तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 मर्करी ऑक्साइड will give 2 mercury in a liquid form and 1 molecule of oxygen gas. So 2 molecules of mercury oxide will give 2 elemental form of मर्करी. व्हाट इज़ द एलिमेंटल फॉर्म? जब कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में कंपाउंड नहीं होता है, मतलब एक से ज़्यादा एटम्स यूज़ नहीं करता है, उसको एलिमेंटल फॉर्म में माना जाता है. तो 2 एलिमेंटल फॉर्म ऑफ मर्करी इन लिक्विड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस. नाउ ये आपके पास बैलेंस फॉर्म है. 2HgO विल डिकम्पोज, इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं, टूटना चीज़ों का. विल गिव 2Hg प्लस O2. ठीक है, इस शब्द डिकम्पोज, तोड़ना, इस पे ध्यान दीजिएगा. अभी थोड़ी देर बाद इसी की डिस्कशन चालू होने वाली है. फाइन, चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है दैट मार्बल, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, डिजॉल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ऑर्डर टू गिव व्हाट, कैल्शियम क्लोराइड. ये एल्यूमिनियम क्लोराइड ब्रैकेट में आपको लग रहा होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये C है और ये A है और ये एल्यूमिनियम नहीं है. मैं इसको काट के यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए. कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें मिल रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में. वैसे अगर आप एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ चुके होते तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ने के बाद आपको इसके प्रोडक्ट को जानने की ज़रूरत नहीं थी. आप डायरेक्टली खुद ही बता सकते थे कि कोई भी नॉर्मल मेटल कार्बोनेट जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करना चाहता है, किसी भी तरीके के एसिड के साथ, तो एक ही आंसर हो सकता है मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड का, इज़ मेटल सॉल्ट, जो कि बनता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर मैं आपको आज बता रहा हूँ. आज भले ही इसकी ज़रूरत ना हो, क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट दे रहा है. भले ही इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन सेम चीज़ की ज़रूरत जस्ट अगले चैप्टर में होने वाली है. तो जिस चीज़ की ज़रूरत आपको पता है कि महीने 2 महीने बाद होने वाली है, तो क्यों ना आप आज ही जान लें उसे. दैट इज़, अगर कोई भी मेटल, कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल है. अब ये ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है, ये अभी थोड़ी देर में इसी लेक्चर में पता चल जाएगा कि ज़्यादा रिएक्टिव क्या होता है. बट अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, तो आंसर होता है मेटल सॉल्ट प्लस, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ आपके लिए, आंसर होता है क्या, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर वेपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कब? जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ डील करे तो ये प्रोडक्ट होता है. फाइन, ये आपको दिख रहा होगा एरो कि लेफ्ट साइड में है दोस्तों हमारे रिएक्टेंट और राइट साइड में है प्रोडक्ट. एक ही तरीके का आंसर होता है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड विल गिव मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. यही रिएक्शन मैं बोल रहा हूँ आपको, जस्ट महीने 2 महीने बाद आपको एसिड बेसिस सॉल्ट्स के अंदर कवर करनी है. तो जो आपको पता है कि चीज़ वहाँ पर कवर करनी है, क्यों ना आज ही सीख लें हम वंस फॉर ऑल. एंड अगर ये सीख लिया तो ये प्रोडक्ट दे या ना दे, ये प्रोडक्ट दे या ना दे, हम डेफिनेटली प्रोडक्ट खुद भी बनाने के लायक हैं. कैसे बनाते हैं देखते हैं. जस्ट वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड तो आप सीधा सीधा लिखने के लायक हैं. ये देखिए लिख दिया मैंने, वाटर वेपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. और देखिए हमारे प्रोडक्ट में भी मेंशन कर रहा है क्या, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. फाइन, बट अगर बात आती है मेटल सॉल्ट की, तो यहाँ तो दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, लेकिन अगर आपको बात आती है मेटल सॉल्ट की और आपको पहचानना नहीं आता कि मेटल सॉल्ट कैसे बनेगा इस केस में, तो ध्यान दीजिएगा. मेटल कार्बोनेट का उठाइएगा, मेटल कार्बोनेट में से क्या उठाना है हमें, मेटल. कौन है मेटल, कैल्शियम. कार्बोनेट को छोड़ के जो बचा वो है मेटल, कौन, कैल्शियम. और सॉल्ट में आएगा एनायनिक पार्ट ऑफ एसिड. सॉल्ट में एक चीज़ तो हो जाएगी मेटल दोस्तों,
और मेटल सॉल्ट में मेटल के अलावा दूसरी चीज हो जाएगी एसिड का एनायन वाला पार्ट, एसिड का एनायन वाला पार्ट। अब बताइए HCl में कौन एनायन है कौन कैटायन? एनायन वो होता है जो पॉजिटिव आयन होता है, मतलब H+, और कैटायन वो होता है जो एसिड में पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है, कैटायन H+, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन और क्लोरीन का नेगेटिव आयन। तो बताइए इसमें से कैटायन कौन है एनायन कौन है? ये है बेटा कैटायन और ये है एनायन। तो मुझे कैटायन की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ किसकी ज़रूरत है? एनायन की। और एनायन के साथ कौन डील करेगा? मेटल। और मेटल कहाँ से मिलेगा हमें? मेटल मिलेगा मेटल कार्बोनेट वाले पार्ट से। कौन है मेटल कार्बोनेट में मेटल? कैल्शियम, जिसका होता है चार्ज 2। अब बताइए मुझे इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो CaCl2 मिल गया। यही है बेटा आपका मेटल सॉल्ट, CaCl2। तो बताइए कितना मुश्किल था मेटल सॉल्ट पहचानना। मेटल कार्बोनेट का मेटल वाला पार्ट, एसिड का एनायन वाला पार्ट विल गिव यू मेटल सॉल्ट। अगर ये आपने यहाँ पर सीख लिया तो मैं डेफिनेटली बोलने वाला हूँ आप एक अच्छे पेस पे और एक अच्छे इंक्लाइन लेवल पे केमिस्ट्री की नॉलेज गेन कर रहे हैं। अगर आपने इन चीज़ों को यहीं पे सीख लिया, छोटी छोटी चीज़ें यहीं पे सीख के ख़त्म कर देंगे। दोबारा जब इनसे मिलेंगे हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में, तो वहाँ पर वो हमारे लिए नई नहीं एक रिवीजन का रोल प्ले करेंगी। नई चीज़ नहीं सीखेंगे, एक रिवीजन की तरह उसको लेंगे। फाइन। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो मेटल सॉल्ट बनाना था वो हमें मिल गया। अब बैलेंसिंग की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा मेन मोटिव है। कैल्शियम कार्बोनेट HCl, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें मुझे कैल्शियम बैलेंस दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कैल्शियम बैलेंस 1-1। मुझे कार्बन बैलेंस दिख रहा है 1-1। मुझे ऑक्सीजन भी बैलेंस दिख रहा है 3-3। आप ध्यान से रखते हैं, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 1 और 2, ऑक्सीजन इधर भी 3 है, कार्बन 1 है, कार्बन इधर भी 1 है। तो बचा कौन? H और Cl। H इधर 1 है, Cl इधर 1 है, और H इधर 2 है, Cl इधर 2 है। बहुत आसानी से बैलेंस हो जाएगा दोस्तों, एक ही स्टेप में बैलेंस कर देते हैं इसको। खाली कुछ नहीं करना है, HCl के साथ 2 लिखना है। HCl के साथ क्या लिखना है? 2 लिखने से क्या हो गया? 2 लिखने से ये हो गया 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन लेफ्ट में हो गए 2 और राइट में तो पहले से ही थे क्या? 2। नाउ स्टेटमेंट वाइज क्या बोलेंगे हम लोग? वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट reacts with 2 molecules of hydrochloric acid to give 1 molecule of each, that is calcium chloride, water vapor and कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो तीनों का एक एक मॉलिक्यूल दिया। एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट ने जब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो फाइनली हमारा जो बैलेंस इक्वेशन क्या आएगा? CaCO3 plus 2HCl will give CaCl2 plus H2O plus CO2। फाइन। ऑफ कोर्स लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट भी आ जाएगा अगर यहाँ पर हम लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट लिखना चाहते हैं। सो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे हीट। फाइन, जो उन्होंने हमारे को क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट के अंदर बताया था। अब आप जब ये सब जान चुके हैं तो हम इस टॉपिक को अब यहीं पर छोड़ते हैं, क्योंकि हमने सीख लिया है कि फाइनली बैलेंस करना क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने उसको बहुत स्टेडीली एंड स्लोली सीखा था, उसमें भी कुछ एग्जांपल्स किए थे। मैंने इस क्लास में भी आपके लिए कुछ एग्जांपल्स कर दिए और उन एग्जांपल्स को बैलेंस करके दिखा दिया आपको। ये उससे थोड़ा फास्ट प्रोसीजर था बैलेंस करने का, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके डायरेक्टली नंबर देने का प्रोसीजर था। वहाँ पर हमने एक एक चीज़ नोट डाउन करी थी और हिट एंड ट्रायल से बार बार हमने चीज़ें देखी थी कि क्या करने से क्या होगा। वहाँ पर बहुत स्लोली किया था। मेरा सजेशन है आपको इस साल आप वो स्लो मेथड ही अपनाएं, एटलीस्ट फॉर केमिकल रिएक्शंस चैप्टर। फाइन, बट इस मेथड से अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यस, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर क्या ये लिखने की ज़रूरत है, क्या ऐसा लिखेंगे नहीं तो मार्क्स कटेंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे।
इनफैक्ट आप सीधा इसके बाद क्वेश्चन के बाद, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसके बाद सीधा अगर आप ये भी लिख दोगे, सीधा ये भी लिख दोगे, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इस लायक हो चुके हैं कि आप सीधा रिएक्शन मिलते ही उसके बैलेंस फॉर्म को लिख सकते हैं, सब कुछ आपने मन में कैलकुलेट कर लिया और आपको पता है बैलेंस फॉर्म में करने के लिए हमें किसके आगे कौन सा नंबर लगाना है, अगर आप इस लायक हो चुके हैं तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। फाइन, तो चलिए अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग ख़त्म हो गया, यहाँ उसकी बात ख़त्म है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में पहले सारे टाइप के नाम जान लेते हैं और उनके फॉर्मेट जान लेते हैं कि वो आखिर दिखते कैसे हैं। फाइन, दिखते कैसे हैं ये अगर जान लिया तो पहचानना कल को आसान हो जाएगा हमारे लिए कि कौन से टाइप की बात की जा रही है। तो देखते हैं पहले टाइप के नाम। सो ये 7 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जिनकी डिस्कशन हमें करनी है। एंड जैसा कि मैंने कहा था एनसीईआरटी में या सीबीएसई लेवल पे आपके पास 5 रिएक्शंस हैं। कौन सी वो 2 हैं जो नहीं हैं, आपकी डिस्कशन जिनकी नहीं की जाती है एनसीईआरटी के अंदर, खास एक ये और एक ये। बट डेफिनेटली ऐसा मैंने कहा था आपको कि ये रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में अगर डिस्कस नहीं की जाती है तो ये कहीं अवेलेबल नहीं है 10th स्टैंडर्ड में। डेफिनेटली ये अवेलेबल है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो आप इसी चैप्टर में पा सकते हैं, ये तो बस मैंने एक नया नाम जोड़ दिया है। एल्स आपने कैरेक्टर्स में इसको सुना होगा प्रेसिपिटेट शब्द को। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट पैदा होता है उसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ये वहाँ पर आपको दिख सकता है। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा जस्ट अगला चैप्टर है एसिड बेसिस सॉल्ट्स, जिसमें आप चीज़ों को न्यूट्रलाइज होते हुए देखेंगे, मतलब एसिडिक करेक्टर रिड्यूस करते हुए देखेंगे किसी एसिड को और बेस को अपना बेसिक करेक्टर रिड्यूस करते हुए देखेंगे, उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फाइन, इन दोनों को छोड़ के अगर हम बात करें बाकी के 5 रिएक्शंस को, फर्स्ट 4 एंड लास्ट रेडॉक्स, ये डेफिनेटली आपकी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन टॉपिक के अंदर डायरेक्टली अवेलेबल है सीबीएसई और एनसीईआरटी लेवल के हिसाब से। फाइन, अब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के फॉर्मेट की बात कर लेता हूँ मैं। फॉर्मेट मतलब अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप कह रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखिर दिखता कैसा है, जब रिएक्शन मिलेगी तो कैसे पता चलेगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सो ये कहता है दैट 2 और मोर देन 2 थिंग्स, ये क्या कहता है, 2 और मोर देन 2 things will combine together in order to give only one thing। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट तो अलाउड हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होता है उस तरीके की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं बट प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। फाइन, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कैसा दिखता है इस पे बात करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। उसने क्या कहा था आपसे, प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए, रिएक्टेंट कितने मर्जी हो सकते हैं। ये उल्टा कहता है, ये कहता है रिएक्टेंट एक ही होना चाहिए, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब जब कोई चीज़ें कंबाइन करके एक ही चीज़ देती है तो उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं, और जब एक ही चीज़ टूट के हीट जब आप उसको देते हैं किसी भी फॉर्म में, हीट जब देते हैं, अब 3 तरीके की हीट होती है बेटा, एक तो थर्मल हीट, एक इलेक्ट्रिकल और एक फोटोलिटिक। तो या तो टेम्परेचर डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको, या इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट एनर्जी पैदा होती है वो आप दे रहे हैं, या फिर आप लाइट की एनर्जी को यूज़ करके उसको हीट दे रहे हैं। तीनों इसके सब पार्ट्स हैं जिनका नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। 3 फॉर्म में जब एनर्जी आप देते हैं किसी भी एक कंपाउंड को, मतलब एक रिएक्टेंट को, और वो टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा में, 2 या 2 से ज़्यादा में, मतलब रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है इस तरीके की रिएक्शन में, और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, उस तरीके की रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन का फॉर्म था। अब फॉर्म देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दोस्तों। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है, नाम में ही छुपा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस का नॉर्मल मतलब होता है धक्का देना, किसी को किसी की जगह से धक्का देना। दैट इज ए, लेट्स से ए रिएक्ट करता है बी सी के साथ, राइट। बी सी एक कंपाउंड है जिसमें बी एंड सी 2 तरीके के कैटायन एंड एनायन कह लीजिए, या 2 तरीके के एलिमेंटल फॉर्म कह लीजिए, कंपाउंड में
जो यूज़ होने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं बी एंड सी, राइट। उनके साथ कौन रिएक्ट करता है? ए। और ए खुद लग जाता है सी के साथ और बी को अकेला छोड़ देता है। मतलब यहाँ पर साफ तौर पे आप बोलेंगे ए ने बी को उसकी जगह से धक्का दिया और खुद उसकी जगह पे लग गया और बी अकेला रह गया। इस तरीके के रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये धक्का कब देता है और धक्का दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, क्या क्या खूबी होनी चाहिए ए के पास बी को धक्का देने के लिए, इस सब की डिस्कशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर करेंगे हम। फाइन। और मैं आपको बता दूं आज की क्लास में हम सिर्फ यहीं तक पढ़ाई करेंगे, ब्रीफ लेवल पे सिर्फ यहीं तक पढ़ाई होगी हमारी आज की क्लास में। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम डबल डिस्प्लेसमेंट से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ फर्स्ट 3 रिएक्शंस को ब्रीफली हम सीखेंगे, रिमेनिंग 4 को नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। बट फॉर्मेट हम साथ के साथ का अभी बता रहे हैं आपको। देन आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोस्तों। डबल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट का डबल डिस्प्लेसमेंट साफ तौर पे नाम ही आपको बता रहा है, डबल धक्का। मतलब ए बी कोई साथ हैं, सी डी कोई साथ हैं, ए ने सी की जगह ले ली, डी के साथ लग गया, मतलब ए ने सी को धक्का दिया यूं कहें, या सी ने ए को धक्का देके खुद बी के साथ लगना चाहा, राइट। तो ए और सी ने अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर ली, ए ने डी के साथ बना लिया प्रोडक्ट और सी ने बी के साथ बना लिया प्रोडक्ट। ऐसे केस में आप बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फाइन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद फॉर्मेट आता है बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। अगर इसका फॉर्मेट जानना चाहते हैं तो मैक्सिमम केसेस में सेम होता है, मैक्सिमम केसेस सेम। मैंने मैक्सिमम कहा है, 100% नहीं कहा है, राइट। मैक्सिमम केसेस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही फॉर्मेट होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। बट आपको पता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए फॉर्मेट जानने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये जानना कि ऐसी रिएक्शन जिसके प्रोडक्ट में, इन प्रोडक्ट वी कैन सी प्रेसिपिटेट। सो जिसके प्रोडक्ट में हम प्रेसिपिटेट देख पाएँ, जिसके प्रोडक्ट में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड फॉर्म देख पाए हम, उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। तो इसमें इसका फॉर्मेट जानने से ज़्यादा ज़रूरी है इसकी खूबी जानना कि किस तरीके के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलने के लायक हैं। नेक्स्ट बेटा फॉर्म देखना है हमें किसका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, न्यूट्रलाइज मतलब एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर खोए और बेस अपना बेसिक कैरेक्टर खोए, तब हम कहते हैं चीज़ क्या हो रही है, न्यूट्रलाइज हो रही है। फाइन। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेंगे तो अपने अपने कैरेक्टर्स को खो के एक न्यूट्रल चीज़ बनाएंगे, सॉल्ट। सॉल्ट जो होती है वो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर की नहीं होती है, राइट। बट सॉल्ट में भी झुकाव ज़रूर होता है, कुछ सॉल्ट का एसिड की तरफ झुकाव होता है, कुछ सॉल्ट का बेस की तरफ झुकाव होता है। ये झुकाव वाली बात बेटा इसके लिए वेट करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा। और जैसा कि इस रिएक्शन के अभी तक के लिखी हुई चीज़ में से आपको समझ में आ गया होगा, किस चीज़ का वेट करना होगा हमें चैप्टर का वेट करना होगा। कौन से चैप्टर का? हमें एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का वेट करना होगा। तो तब आपको समझ आएगा कि सॉल्ट का आखिर एसिड की तरफ झुकाव कब होता है या सॉल्ट का अगर बेसिक की तरफ कब झुकाव होता है। बट अभी के लिए आप इतना ही जानिए कि एसिड एंड बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो एक न्यूट्रलाइज चीज़ पैदा होगी, सॉल्ट, जो कि एसिड बेस से अलग होती है, बीच में होती है, ना एसिडिक के ज़्यादा कैरेक्टर फॉलो करती है ना बेस के। एंड ये एसिड प्लस बेस सॉल्ट के साथ साथ एक और चीज़ देता है बेटा, वाटर। क्या देता है? वाटर। अब ये वाटर के लिए तो सीधा लिखना आपके लिए लाजमी है, एसिड और बेस में सॉल्ट कैसे पहचानेंगे? कुछ बच्चों का ये सवाल होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा क्या सॉल्ट बना? तो एसिड का बेटा हमारा एनायन वाला पार्ट और बेस का कैटायन वाला पार्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिएक्शन करी थी, उसमें मैंने सॉल्ट पहचानना सिखाया था, मेटल सॉल्ट कैसे बनेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फिर दोबारा, एसिड का कौन सा पार्ट? एनायन वाला पार्ट। अगर आप पहचान गए, वो पार्ट पहचान गए एसिड का जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
और बेस का अगर आप कैटायन वाला पार्ट पहचान गए, मतलब वो पार्ट पहचान गए बेस का जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों को डील करा दीजिए, आपका सॉल्ट तैयार है। फाइन। ऑफ कोर्स यहाँ पर सुनने में चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर अभी नहीं होंगी। क्यों क्लियर नहीं होंगी? क्योंकि इस पर हम कोई एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस लेक्चर में मैं इन 7 के 7 रिएक्शन का सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ कि ये दिखते कैसे हैं, ताकि कल को आपको कोई रिएक्शन दिखे तो आप फट से पहचान जाएं कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है। बस उसके बाद ब्रीफली डिस्कशन सिर्फ मैं फर्स्ट 3 रिएक्शंस का करने वाला हूँ। रिमेनिंग 4 रिएक्शंस का ब्रीफ डिस्कशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, तो अभी परेशान ना हो अगर चीज़ें ज़्यादा नहीं समझ में आए इस रिमेनिंग 4 के बारे में। फाइन। इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए इसका कोई खास फॉर्मेट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन यस फिर भी कुछ फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये इस फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो सकता है, A + B विल गिव C, मतलब कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में भी। कुछ इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, A + BC विल गिव AC + B, दैट इज डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो सकता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन ये तो मैंने 2 आपको बहुत ही मामूली सी फॉर्मेट बताए हैं। इवन अगर हम बात करें कि क्या ये डिकम्पोजिशन के लेवल पे हो सकता है, डेफिनेटली डिकम्पोजिशन के लेवल पे भी इसका फॉर्मेट देखा जा सकता है। अगर आप यहाँ मुझे कहेंगे कि A विल गिव B + C, इस फॉर्मेट में क्या रिडॉक्स हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है दोस्तों। बट आखिरकार इसका फॉर्मेट इतना वर्सेटाइल क्यों है? इसका फॉर्मेट इतने फॉर्म्स कैसे पैदा कर पा रहा है? राइट। इसका ये रीज़न है क्योंकि इसके फॉर्मेट से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे अपनी कॉन्सेंट्रेशन बनाई रखनी होती है, नज़र बनाए रखनी होती है। किस पे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे। एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ साथ हमें इलेक्ट्रॉन के लूज़ या गेन पे भी अपनी नज़र बनानी होती है कि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन किसका लूज़ हुआ, किसका गेन हुआ, या फिर आयंस किसके डिस्प्लेस हुए। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको हम नोट करते हैं। और क्योंकि ये तीनों चीज़ें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लेना देना, इलेक्ट्रॉन का लूज गेन होना, आयंस का डिस्प्लेस होना, ये तीनों चीज़ें इन तरीके की रिएक्शंस में पाई जाती हैं, इसलिए इन तीनों के फॉर्मेट में रिडॉक्स रिएक्शन दिख सकता है। ज़्यादा डिस्कशन रिडॉक्स की अभी मैंने नहीं करी और इसको मैं अभी डिस्कस करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, क्योंकि इसके लिए अपने आप बहुत एक अच्छा खासा टाइम चाहिए। रिडॉक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि 10th के बाद 11th स्टैंडर्ड में पूरा का पूरा एक चैप्टर है सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर, पूरा का पूरा एक चैप्टर दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर केमिस्ट्री जो होती है वो 3 पार्ट्स में होती है, तो मैं आपको बता दूँ ये फिजिकल ऑर्गेनिक में ज़्यादा काउंट नहीं, ज़्यादातर इसको टीचर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काउंट करते हैं। फाइन। तो रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी। तो इसकी डिस्कशन जो होगी वो थोड़ी हेल्दी होगी और थोड़ा हम इसके लिए अच्छे से समय देंगे, जो इस लेक्चर में हम नहीं देने वाले हैं। फाइन। तो वेट करिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए रिडॉक्स रिएक्शन, अगर आपको अच्छे से समझनी है तो। अभी के लिए मैंने आपको फॉर्मेट बताने थे, किस फॉर्मेट में दिखता है केमिकल रिएक्शन, उनके फॉर्म्स क्या होते हैं, साथ ही साथ उनके फॉर्म्स के अलावा हम फर्स्ट 3 रिएक्शंस का एक ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अपने फर्स्ट 3 रिएक्शन के ब्रीफ डिस्कशन के ऊपर चलते हैं हम लोग। सो यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में से है, जिसमें हमने सीखा था 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब एलिमेंटल या कंपाउंड किसी भी फॉर्म में अगर कंबाइन होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ सिंगल होता है, तब हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट। यहाँ देख रहे हैं आप, देखिए इधर देखते रहिए, ये सब आपको आफ्टर एरो सिंगल चीज़ें दिखाई दे रही हैं। राइट। एरो के बाद सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एरो के पहले देखिए 2 या 2 से ज़्यादा दिखाई दे सकती हैं। नाउ इसमें भी इन्होंने 3 फॉर्म में बांट दिया है। पहले वो कुछ एग्जांपल्स जिनमें एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, मतलब एलिमेंटल फॉर्म्स ही कंबाइंड हो रही हैं। एलिमेंटल फॉर्म क्या होते हैं? एलिमेंटल मॉलिक्यूल वो होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट वो होता है जिसमें एक ही टाइप का एलिमेंट यूज हो। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ये 2 शब्द आपने बेटा 9th स्टैंडर्ड में सीखे थे। मैं आपको याद दिला दूं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में मैं यहाँ लिख रहा हूँ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड दूसरा शब्द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। So only one type of element is used, उसको elemental form कहते हैं, मतलब molecule of an element and 2 or more types of elements जब मिलके बनाते हैं किसी molecule को,
दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब किसी मॉलिक्यूल को बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। फाइन। सो यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या बोला है, एलिमेंटल फॉर्म में कंबाइन करने वाले ये लोग हैं और हमारे प्रोडक्ट हमारे सामने हैं। एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन एलिमेंटल, आयरन अपना एलिमेंट, हाइड्रोजन अपने ही एटम के, अपने ही एलिमेंट के 2 एटम्स यूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन अपने ही एलिमेंट के 2 एटम्स यूज़ कर रहा है, सल्फर सिंगल एटम यूज़ कर रहा है, क्लोरीन 2 कर रहा है, लेकिन अपने ही फॉर्म के, राइट। तो ये एलिमेंटल फॉर्म में चीज़ें कंबाइन हो रही हैं। एलिमेंटल फॉर्म में कंबाइन होकर जब एक कंपाउंड दे रही हैं, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड दे रही हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी में एलिमेंटल फॉर्म के बाद मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं। देखिए NH3 दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, N और H, HCl दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, H और Cl, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड। आप इन सब में देख सकते हैं एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, इन सब में क्या फॉर्म है, कंपाउंड की फॉर्म है, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है। अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स यूज़ होके कंबाइन कर रहे हैं और फिर जाके एक कंपाउंड दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तीसरा एग्जाम्पल अब तक समझ गए होंगे। पहले सिर्फ एलिमेंट कंबाइन कर रहे थे, एलिमेंटल फॉर्म कंबाइन कर रही थी, फिर मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म कंबाइन करने लगी, और अब मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड एंड एलिमेंटल फॉर्म कंबाइन करेगी। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म है, ऑक्सीजन गैस एक एलिमेंटल फॉर्म है। जब ये कंबाइन करके हमें देगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको भी हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंटल फॉर्म कंपाउंड फॉर्म, जब कंबाइन होकर हमें कंपाउंड देगी तो उसे हम क्या कहेंगे, हमें उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से डेजिग्नेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड है बेटा, तो यहाँ पर ये S होगा, ये S है। कुछ करेक्शंस है यहाँ पर, कुछ करेक्शंस, जैसे कि ये ऑक्सीजन कैपिटल होगा, इन करेक्शंस के ऊपर ध्यान दीजिए। और भी अगर आपको कहीं कुछ करेक्शंस मिलती हैं तो उन्हें देख लीजिएगा। दैट्स इट, मुझे तो यही दिख रही हैं करेक्शंस जो मैंने कर दी हैं ऑलरेडी। फाइन। आप इन सब के आगे नंबर्स भी लिखे हुए देख रहे होंगे। ये नंबर्स किस लिए हैं, ये नंबर्स सिर्फ इसलिए हैं दोस्तों ताकि आप इन्हें बैलेंस कर सकें। ये नंबर्स सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप इनको क्या कर सकें, बैलेंस कर सकें। देखिए ये नंबर बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग के साथ आपको मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर दिखाए हैं। कुछ करेक्शंस थी जो मैंने कर दी, एल्स बाकी आप ये एग्जांपल्स को लर्न कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंटल फॉर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड फॉर्म एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंटल फॉर्म। फाइन। अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन के बाद अगली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी थी वो डिकम्पोजिशन था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक पर्टिकुलर कंपाउंड का टुकड़ों में टूटना, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड ये डिकम्पोजिशन जो होता है वो 3 फॉर्म में होता है। फाइन। एक सिंगल कंपाउंड का ब्रेकडाउन होके 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस के फॉर्म में टूटना, हम उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। लेकिन इस चीज़ को तोड़ने में, डिकम्पोज करने में हमें हीट की ज़रूरत होती है। हीट एनर्जी की जो ज़रूरत होती है वो 3 फॉर्मेट में मिलती है। एक सबसे पहला और सबसे आसान, थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोजिशन जिसके अंदर आप डायरेक्टली हीट कर सकते हो, डायरेक्टली चीज़ों को बर्न कर सकते हो, टेम्परेचर उनका इंक्रीज़ कर सकते हो एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ करके, उसको कहते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट में आपके पास ये चंद एग्जांपल्स हैं। इनमें मैं एक ऐसे एग्जांपल को बोलूँगा, इम्पॉर्टेंट है, जिसको जब भी पूछा जाता है तो मैक्सिमम बच्चे इसकी रिएक्शन भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरा आपको सजेशन है कि आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, ध्यान से लर्न कर लें, क्योंकि ये भूलने के चांसेस होते हैं। फिर मैं इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में 2 और रिएक्शंस को इम्पॉर्टेंट बोलना चाहूँगा, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। यहाँ पर ये दो स्टार मार्क करे हैं मैंने, और इनमें से एक रिएक्शन तो लिखी भी नहीं है मैंने यहाँ पर, वो मैं अभी आपके लिए लिखूँगा। बट मैंने बोला है जैसे हमने फेरस सल्फेट का करा वैसे ही हम कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे। फाइन। ये कुछ चंद रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन रिएक्शंस होती हैं, इतनी कॉमन और इतनी बारी यूज़ होंगी कि आपको ये डेफिनेटली लर्न हो ही जाएगी। जैसे कि आपने ये वाली रिएक्शन को तो अभी बैलेंसिंग के वक्त सबसे पहली बैलेंस रिएक्शन जिसके ऊपर आपने बात करा था वो पोटेशियम क्लोरेट ही थी। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ जो मिसिंग है, मैंगनीज ऑक्साइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, एरो के नीचे आपको लिखना पड़ेगा, मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में होती है। फाइन। ये बहुत कॉमन होती है।
चलिए अपनी रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन। सबसे पहले लेड नाइट्रेट, इनके पास सॉलिड फॉर्म में, इनको इन्होंने हीट किया तो लेड ऑक्साइड आया हमारे पास, एक येलो कलर का लेड ऑक्साइड। एंड इस लेड ऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस भी आती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। याद रखिएगा, लेड नाइट्रेट व्हेन डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ हीट, thermal decomposition, it will give lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas. Next reaction थोड़ी सी चेन रिएक्शन है, लेकिन इस चेन में नॉट एग्जैक्टली चेन, इट्स लाइक थोड़ा सा इसको एक्सटेंसिव वर्जन के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला रिएक्शन सबसे बेसिक है दोस्तों, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। क्या आप ऐसे क्रिस्टल से कभी मिले हैं? मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर मिले हैं। इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल के लिए जो एक टर्म है जो मैं आज ही मेंशन कर रहा हूँ, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन विट्रियॉल। सो जब भी आपको बोला जाएगा ग्रीन विट्रियॉल तो आप समझ जाइएगा कि आप फेरस सल्फेट के बारे में बात कर रहे हो। जब आपको बोला जाएगा ब्लू विट्रियॉल तो आप समझ जाइएगा कि आप कॉपर सल्फेट के विद फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल होता है दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट। एक और एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसको हम लोग कहते हैं वाइट विट्रियॉल। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, कॉमन नेम है इनके। ग्रीन विट्रियॉल किसके लिए? फेरस सल्फेट विद 7 मॉलिक्यूल्स, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 7 मॉलिक्यूल्स, ओनली 7 फिक्स है। ये 6 7 के अलावा 6 5 4 कुछ नहीं होता है, सिर्फ 7 ही होता है फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। इसको हम ग्रीन विट्रियॉल के कॉमन नेम से जानते हैं। कॉपर सल्फेट का वो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है 5, एंड कैल्शियम सल्फेट का वो फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 2। इनको ग्रीन विट्रियॉल, ब्लू विट्रियॉल एंड वाइट विट्रियॉल कहा जाता है। अब ये जो डॉट है, देखिए इसका मतलब समझिए। वैसे तो केमिस्ट्री में अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है आपको ये बताने की, बट नॉलेज के तौर पे समझिए। ये जो डॉट है ये बताता है हमें कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इनके साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बस इनके साथ फिजिकली इनके सरफेस पे जुड़े हुए हैं। दोस्तों सरफेस पे ऐसे फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जुड़ जाना इनका एक स्पेसिफिक कैटेगरी डिसाइड कर देता है। उस कैटेगरी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टर्म जो है दोस्तों, ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। कहाँ पर पढ़ेंगे? एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। लेकिन हर उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की नज़र से देखा जाता है जिनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये डॉट के फॉर्म में होते हैं, और ये फिजिकली अटैच होते हैं। क्या ये फिजिकली अटैच करने की टेक्निक आप जानते हैं? डेफिनेटली अभी आपको आंसर मिलेगा नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आपने ऐसा कुछ पढ़ाई कर रखा है जिससे आप इसकी टेक्निक जान सकते हैं। 9th स्टैंडर्ड में बेटा, इज मैटर ऑन द प्योर में क्या आपने क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक याद है आपको? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, ये क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक अगर आपको याद है तो इस प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा। मैं एक टर्म ऐड कर रहा हूं, बस एक छोटा सा टर्म। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक आपने इज मैटर ऑन द प्योर में पढ़ा होगा, सेपरेशन की टेक्निक के ऊपर, जब एक सॉलिड और एक लिक्विड को सेपरेट करते थे, और खासकर तब जब आपको प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड चाहिए होता था, या फिर खासकर तब जब आपको शक है कि वो सॉलिड डिकम्पोज हो सकता है, राइट? वो सॉलिड जो है वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है डायरेक्टली हीट करके, तब आप इवेपोरेशन की जगह क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। अगर याद आ गया तो बस एक शब्द और उस शब्द के बाद इसकी डिस्कशन नहीं करूंगा, इसकी रिमेनिंग डिस्कशन करूंगा मैं अपने एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर में। बस इस टेक्निक का नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बनाने का, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को उसके सरफेस पे अटैच कराने की टेक्निक का नाम रीक्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक आपको अगर याद आ गई है कि आपने ऐसी कोई टेक्निक करी थी, तो इसका टेक्निक का नाम है जिसमें आप फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच कर सकते हैं, नाम है रीक्रिस्टलाइजेशन। और कैसे करते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन, इसको मैंने क्या बोला, हम कहाँ सीखेंगे? हम इसको सीखेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। फाइन, ज़्यादा नॉलेज एक साथ लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जितना आपको लगता है कि आप मेमोराइज कर सकते हैं, जितना आपको लगता है, इनफैक्ट नॉर्मल शब्दों में जितना खाना पचा सकते हैं उतना ही खाना खाइएगा, उतनी ही नॉलेज यहाँ पर गेन करिए जितनी आपको लगता है आप संभाल सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम लगे
इश्यूज़ लगे अपने साथ कि नहीं साइंस इतना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, मुझे आगे फ्यूचर में साइंस लेनी भी नहीं है, प्लीज़ जितना भी मैं कह रहा हूँ सब भूल जाएं, सिंपल ये पेज लर्न कर लें और आपका काम ख़त्म। बट लर्निंग पार्ट से ज़्यादा मैं अर्निंग पार्ट को तवज्जो देता हूँ। चीज़ों को रटने से ज़्यादा मुझे लगता है अगर बच्चा चीज़ें समझ सकता है तो ज़्यादा बेटर है। तो आप समझने पे ध्यान दीजिए। जब फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होंगे, और हम वापस अपने टॉपिक पे आ रहे हैं डीकम्पोजिशन, जब ऐसे फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लगे और आपने डायरेक्टली हीट दे दिया तो नॉर्मल हीट से सबसे पहला काम ये होगा, ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे। बेटा पानी को हीट अप करते हो तो क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। वैसे ही इसके भी सरफेस से ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे। उड़ गए, राइट। यहाँ तो रिएक्शन मैंने लिखी नहीं है, अभी लिखूंगा। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ने के बाद चलिए लिख ही देते हैं कॉपर सल्फेट के भी साथ साथ। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O व्हेन यू हीट इट, तो ये हो जाता है कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O मॉलिक्यूल्स उड़ गए। ठीक है, कॉपर सल्फेट में आ गया। जैसे ये यहाँ पर फेरस सल्फेट में आया था और 7 मॉलिक्यूल्स इसके उड़ गए थे, वैसे इसी कॉपर सल्फेट 5H2O के कॉपर सल्फेट के फॉर्म में आ जाएगा और 5 मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, अगर आप इसको फर्दर और हीट करते रहते हैं, इसको कहते हैं बेटा हाइड्रस। जिनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, या वाटर अवेलेबल होता है, उनको कहते हैं हम हाइड्रस लेवल। और जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं तो इनको हम कहते हैं एनहाइड्रस। ये एनहाइड्रस कैटेगरी है, ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। फाइन। अब इस एनहाइड्रस फॉर्म को जब आप और हीट करेंगे, इस एनहाइड्रस फॉर्म को, तो ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जैसे आयरन के लिए आयरन ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आया, वैसे ही कॉपर सल्फेट को अगर आप और हीट करेंगे तो आपके पास आएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। एग्जैक्टली सेम दोस्तों, जैसे आपके पास आया था कॉपर के लिए फेरस सल्फेट के लिए फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, वही सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर भी कॉमन होती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी कॉमन होती है और कॉपर ऑक्साइड आ जाता है हमारे पास। ये दोनों रिएक्शन एकदम सेम है। फिर दोबारा बात करता हूँ आपसे, ऐसे मेटल सल्फेट्स जिनके साथ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, और ऐसे में मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल दिए हैं, फेरस सल्फेट डॉट 7H2 या फिर कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। इनको अगर आप हीट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि इनके वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, और हमारे पास खाली फेरस सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में या कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में रह जाएगा। व्हाट इज एनहाइड्रस? जिनके पास वाटर मॉलिक्यूल्स अब नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप इनको और स्ट्रांगली हीट करेंगे, फर्दर मोर हीट करेंगे, तो मेटल ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आएगा। मेटल ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आएगा। फिक्स रिएक्शन है ये, एक ही बारी में अगर समझ ली तो जब भी ये आएगी आप लिख पाएंगे। फाइन। ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स और हो गए कवर डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। मतलब एक ही मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड टूट के 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड में बन गया, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड में टूट गया। यहाँ पर हमारे पास डीकम्पोजिशन के 2 और एग्जाम्पल हो गए। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल तो आप कर ही चुके थे, बैलेंसिंग के अंदर भी किया आपने मेरे साथ, और आपने मेरे साथ चेन रिएक्शन भी सीखी थी लाइमस्टोन की। तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी अगर आप सीधा हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में टूटेगा। डेफिनेटली करेक्शन का पात्र है ये, O कैपिटल होना चाहिए, ये O कैपिटल होना चाहिए। यहाँ भी ये करेक्शन का पात्र है, यहाँ पर ये एंड नहीं होगा। फाइन, ये सिर्फ और सिर्फ फेरस सल्फेट होगा सीधा सीधा। देन ऐसे ही और भी छोटी छोटी करेक्शंस आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखे और मैं मिसप्लेस कर दूँ उस करेक्शन को, जैसे यहाँ पर मुझे दिखा अभी ऑक्सीजन कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा रिएक्शन को लर्न करने से पहले। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ दिया, ये एक डिकम्पोजिशन का, तोड़ने के बाद एक डिकम्पोजिशन का एक रिएक्शन बन गया आपके साथ। अगला रिएक्शन पोटेशियम क्लोरेट, मैंने आपको बताया ये आपने पहली बैलेंसिंग रिएक्शन करी थी, जिसमें मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में आप हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस मिलेगा आपको। ये दोनों कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में बहुत बारी। फाइन, डिकम्पोजिशन के अब दूसरे पड़ाव पे चलते हैं। हमने सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करी है, अभी इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन देना डिस्कस करना बचा है। फिर बात कर रहा हूँ मैं, डिकम्पोजिशन में आपको हीट देनी होती है चीज़ों को तोड़ने के लिए। वो हीट 3 तरीके से दी जाती है। सबसे पहला तरीका थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें आप डायरेक्टली हीट देते हैं, राइट, स्टोव वगैरह पे रख के। दूसरा तरीका इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिसिटी पास करके हीट दी जाती है। तीसरा तरीका फोटोलिटिक। तीसरा तरीका क्या है? फोटोलिटिक। तो अभी कौन से और 2 तरीके बचे हैं हमारे डिस्कस करने के लिए? एक इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलिटिक और एक फोटोलिटिक, राइट। ये दो तरीके हमारे बचे हैं अभी बात करने के लिए। सो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेटा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है एंड इस प्रोसेस में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। सो यहाँ पर देखते ही मुझे रिएक्शन में सबसे पहले करेक्शन मिल गई है, NaCl, C कैपिटल होगा यहाँ पर। सो NaCl को जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं तो Na प्लस क्लोरीन गैस हमें मिलता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। सो एल्यूमिनियम अलग मिलेगा मेटल फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस हमारी अलग से उड़ते हुए दिखाई देगी। डेफिनेटली यहाँ पर ये क्लोरीन नहीं है, इस टर्म का नाम क्या है, इस टर्म का नाम है ऑक्सीजन गैस। फाइन, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ये है ऑक्सीजन। एंड इस तरीके से आप इलेक्ट्रोलिटिक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक जो है वो हम वाटर के केस में भी करते हैं। अगर आपको याद हो कि हमें एक वाटर को भी अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करानी हो तो वो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में हमें टूट के मिल जाता है। और इस चीज़ की डिस्कशन, इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आप 9th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री में ढूंढ सकते हैं। 9th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में या फिर अभी 10th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिएगा थोड़े दिनों में एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, दैट क्यों आखिर हमारे पास ज़्यादा फॉर्म मिलता है हाइड्रोजन का, ज़्यादा मोल्स हमें मिलते हैं हाइड्रोजन के, वेरास कम मोल्स हमें मिलते हैं ऑक्सीजन के। तो आंसर बड़ा सिंपल है, 2:1 रेशो में है ना। तो हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ही ऑक्सीजन का एटम है। तो हमें ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे हाइड्रोजन के और कम नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे ऑक्सीजन के। बट मास के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन का ज़्यादा मास मिलेगा और हाइड्रोजन का कम मास, राइट। मास के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ऑक्सीजन का ज़्यादा मास, हाइड्रोजन का कम मास। बट अगर मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो हाइड्रोजन के ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे और ऑक्सीजन के कम, क्योंकि वो 2:1 रेशो में। ये एक क्वेश्चन भी होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हैं वाटर में तो आपको हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस मिलती है। देन आपके पास एग्जांपल है बेटा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि कुछ रिएक्शंस के लिए या कुछ रिएक्शन से बचने के लिए आपने अधिकतर देखा होगा कि केमिस्ट्री लैब में कुछ चीज़ों को डार्क बॉटल में स्टोर किया जाता है, राइट। यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को देखा होगा कि किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, डार्क बॉटल में। अब डार्क बॉटल में स्टोर करने का मतलब क्या है, हम नहीं चाहते कि उनके साथ कोई भी लाइट इंटरेक्ट करे, क्योंकि हमें पता है द मोमेंट लाइट इंटरेक्ट करेगी वो उसी वक्त डिकम्पोज हो जाएगा। तो उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखिए, सिल्वर ब्रोमाइड को आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखिए, दोनों ही सूरतों में आपको सिल्वर मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट होके और क्लोरीन गैस एंड ब्रोमीन गैस उड़ जाएगी, राइट। एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी एग्जांपल है, सनलाइट के प्रेजेंस में रख के हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आप वाटर एंड ऑक्सीजन गैस ला सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर एंड ऑक्सीजन गैस लाई जा सकती है और जब ऑक्सीजन उड़ जाए तो इसी वाटर को अगर आप और इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस भी मिल जाएगी आपको। फाइन, ये मैंने फर्दर आगे की बात बता दी थी, बट आप यहीं तक देख सकते हैं, यहाँ तक एग्जाम्पल्स हैं आपके फोटो डिकम्पोजिशन के, लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती हैं। फाइन, कुछ यूजेस देखिए, ये यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में आपके काम आएंगे। आपने एक शब्द सुना होगा थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था एक्सट्रैक्ट, सिल्वर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। ऐसे शब्द सुने होंगे। यहाँ सोडियम एंड एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट हुआ। तो सबसे पहला यूज़ यही है कि आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिकम्पोजिशन मेथड से। डिकम्पोजिशन मेथड से आप किसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल्स को। और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो कॉन्सेप्ट है कि डिकम्पोजिशन से हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ तो सीखा ही सीखा बेटा आपने, साथ ही साथ ये आप आगे और भी सीखेंगे। कहाँ पर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो देखिए, अगर आपने यहीं पर अच्छे से जान लिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमें मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने का बेनिफिट मिलता है, मेटल्स जो ओर्स के फॉर्म में, मेटल्स जो हमारे को विद गैंगी पार्टिकल मिनरल्स के फॉर्म में जो हमें मिलते हैं अर्थ कोर से, उनको हमें एक्सट्रैक्ट जो करना होता है उसमें डिकम्पोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये यहाँ तो सीख ही लिया, मेटल नॉन मेटल में फिर सीखेंगे। तो क्या लगता है, मेटल नॉन मेटल में पहली बार ही सीखेंगे या मेटल नॉन मेटल में इसी चीज़ को हम रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट चीज़ बेटा, ऑब्टेनिंग सर्टेन मेटल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन स्टेट। कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से मिलते हैं। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पर भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सब तो आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो डिकम्पोजिशन के इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन से ही एक्सट्रैक्ट होती है, दैट इज़ वो मेटल्स जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे कि सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स के नाम मैंने लिए हैं। हाँ, रिएक्टिव सीरीज़ अभी थोड़े अगले टॉपिक में आने वाला बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, बट येस,
रिएक्टिविटी वहाँ समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, लेकिन जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हो जाते हैं, मेटल्स हो जाते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोलिसिस ही लगता है, और उनको प्योरीफाई करने के लिए भी इलेक्ट्रोलिसिस ही लगता है। प्योरीफाई करने के लिए भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है और उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस होता है। फाइन। डिकम्पोजिशन का और आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है दोस्तों। सो आपके बॉडी में जब फूड जाता है तो फूड होता है स्टार्च एंड प्रोटीन के फॉर्म में। फूड किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च एंड प्रोटीन। बट आपको स्टार्च एंड प्रोटीन नहीं चाहिए होता है। स्टार्च फिर डिकम्पोज होता है सिंपल शुगर में जो आपको चाहिए होता है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, एंड प्रोटीन डिकम्पोज होता है अमीनो एसिड के फॉर्म में, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ये अमीनो एसिड, ध्यान दीजिए, लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज, अगर याद हो तो उस नेचुरल रिसोर्सेज में एक आपने टॉपिक पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल। उस नाइट्रोजन साइकिल में आपको याद आया कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में अर्थ पे उतरता है, फिर कैसे हमारे आर्के बैक्टीरिया और इन सब के हेल्प से प्लांट को मिलता है, एमिनो एसिड के फॉर्म में वो फूड में हमारे पास आता है हमारी बॉडी में। कुछ याद आया आपको? नाइट्रोजन साइकिल। तो डिकम्पोज के लेवल पे बॉडी भी फूड को डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। फूड जो है वो स्टार्च एंड प्रोटीन के लिए फॉर्म में मिलता है, बट स्टार्च डिकम्पोज होके सिंपल शुगर दैट इज ग्लूकोज, जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी के फॉर्म में, और एमिनो एसिड के फॉर्म में हमारे को डिकम्पोज होके मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन को डिकम्पोज करेंगे तो अमीनो एसिड के फॉर्म में हमारी बॉडी को मिलता है। फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपके बॉडी के डाइजेशन प्रोसेस में। डाइजेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब सिंपल सा सवाल है, डिकम्पोजिशन चाहे थर्मल हो, डिकम्पोजिशन चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो, या डिकम्पोजिशन फोटो डिकम्पोजिशन हो, फाइन, तीनों ही डिकम्पोजिशन में आपको दिखाई देगा तो एक तरह से आप हीट दे रहे हैं, तभी चीज़ टुकड़ों में टूट रही है। और जब भी किसी रिएक्शन में हीट दी जाती है तो बेटा उसको हम कहते हैं इनटेक ऑफ हीट, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डिकम्पोजिशन की कोई भी एग्जाम्पल को उठा लीजिए आप, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फाइन। इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा दिमाग, बिना हीट दिए कोई भी चीज़ टुकड़ों में नहीं टूटेगी, और हीट देने को किसी भी रिएक्शन में हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। सो डिकम्पोजिशन टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट टॉपिक है हमारे आज की क्लास का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, दोज रिएक्शन इन विच more reactive elements displace a less reactive element. Fine. More active elements displace a less active element from its compound are called displacement reaction. और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन से एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से एलिमेंट्स कम रिएक्टिव होते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने मेटल की एक रिएक्टिव सीरीज़ दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, और नॉन मेटल की एक रिएक्टिव सीरीज़, दैट इज़ दिस वन। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। देखिए नॉन मेटल की रिएक्टिव सीरीज़ ना अधिकतर आपको कहीं रेयर ही जगह में मिलेगी, तो मेरा मानना है कि आपको इसको ज़रूर लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा अभी कि कहाँ काम आता है। फाइन। एल्स मेटल की रिएक्टिव सीरीज़ तो हर जगह अवेलेबल होती है, और इस रिएक्टिव सीरीज़ को यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, इसमें थोड़ी सी कमी है। सो इस रिएक्टिव सीरीज़ को जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। फाइन। सबसे पहले रिएक्टिव सीरीज़ में आता है बेटा के, पोटाशियम, देन आता है बेटा सोडियम, देन यहाँ पर आएगा हमारे पास बेरियम। पोटाशियम सोडियम के बाद आएगा बेरियम, बेरियम के बाद आएगा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आएगा बेटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम। राइट। यहाँ तक अगर हम रुक सकते हैं तो हम रुक जाते हैं यहाँ तक। फाइन। और मैं आपको मेंशन करता हूँ कि ये है कौन। ये हैं बेटा हमारे लिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। फाइन। ये हमारे लिए कौन है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब बात करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम के बाद आता है बेटा जिंक। राइट। जिंक के बाद आएगा आयरन, आयरन के बाद निकल, निकल के बाद टिन, सॉरी टिन का सिंबल Sn, देन लेड। यहाँ तक रुक जाते हैं। अब ये होते हैं दोस्तों हमारे लिए मॉडरेट रिएक्टिव, मतलब ये ऊपर वालों से थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। वैसे तो रिएक्टिव सीरीज जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊँगा ये डिक्रीज़ होती जा रही है, तो इसको मैं कह देता हूँ मॉडरेट
रिएक्टिव। और ये है बेटा वो लाइन जिससे चीज़ों का बंटवारा होता है, H। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए एक, यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। फाइन, इस क्वेश्चन को सुनिए। H is a non-metal. H is a non-metal. Still, how come it falls under metal reactive series? So H तो एक दोस्तों हमारा नॉन मेटल होता है, स्टिल ये एक मेटल रिएक्टिव सीरीज में कैसे फॉल कर रहा है, और यही है हमारा वो पॉइंट जिससे हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाए, राइट। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे पास बचे हुए हमारे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। मेटल्स की दुनिया में जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं, सबसे पहले कॉपर, देन मरकरी, देन सिल्वर, देन प्लैटिनम एंड देन गोल्ड। चाहे तो आप गोल्ड को ऊपर और प्लैटिनम को नीचे भी रख सकते हैं। कुछ जगहों पे प्लैटिनम को नीचे एंड गोल्ड को ऊपर, और कुछ जगहों में गोल्ड को नीचे और प्लैटिनम को ऊपर रखा जाता है। यहाँ मैंने प्लैटिनम को ऊपर और गोल्ड को नीचे रखा है, बट कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है इन दोनों के साथ, तो बात ही अलग है पूरी। अभी मैं बताऊँगा क्या बात है इनमें खास। ये सारे जो हैं 5, इनको कहते हैं बेटा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इनको हम कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। सो ये है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, और सबसे ऊपर वाले थे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और देखिए यहाँ पर इन दोनों की खास बात जो मैंने कहा था कि इनको मैं बाद में मेंशन करूँगा अलग से, इनमें कुछ खास है। इनको तो आगे जाके नोबल मेटल्स भी कहा जाता है, नोबल मेटल्स। अब ये नोबल मेटल्स क्यों कहा जाता है, इसकी डिस्कशन कहाँ पर होगी दोस्तों? इसकी डिस्कशन होगी हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। फाइन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इसके डिस्कशन करेंगे हम लोग, याद रखिएगा। सो यहाँ पर ये हमारे पास रिएक्टिव सीरीज है मेटल्स की। चलिए इस सवाल पे सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, स्टिल ये मेटल की रिएक्टिव सीरीज में कैसे आ रहा है। एक्चुअली हाइड्रोजन भले ही एक नॉन मेटल है, बट इट बिलीव्स इन लूजिंग इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक मेटल्स। आपको ये बता चुका हूँ मैं बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर में। इट बिलीव्स इन लूजिंग इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक मेटल्स। अगर मेटल की तरह कोई लूज करना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो मेटल के साथ रिएक्टिव उनकी कंपेयर की जा सकती है। और कुछ तो मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल से भी कम रिएक्टिव होते हैं, राइट। मतलब हाइड्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये उनसे भी देर में करते हैं। तो सारा खेल रिएक्टिव सीरीज का समझ में आया मेरी इस बात से आपको? खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, सो जो जितनी जल्दी मेटल्स को इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जो लूज करने में थोड़ा सा समय लगाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको मॉडरेट कहते हैं। और जो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, उसको हम लीस्ट रिएक्टिव कहते हैं। फाइन, ये है मेटल सीरीज। इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, आपको यहाँ दिखेंगे थोड़े से चेंजेस। वैसे ब्रॉडली वो सेम ही है, ये वाली और ये वाली सीरीज़, बट इधर यहाँ पर थोड़े से चेंजेस दिखेंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर मैं कहूँगा कि N गलत मेंशन किया गया है, ये गलती है यहाँ पर, इसको ऊपर जाना चाहिए था। बाकी ऑलमोस्ट वैसे चीज़ें सेम ही दिखेंगी आपको। अब अगर हम बात करें कि मेटल के रिएक्टिव होने से हमें पता कैसे चलता है कि क्या चीज़ परफॉर्म हो पाएगी और क्या चीज़ परफॉर्म नहीं हो पाएगी, तो देखते हैं अपने एग्जांपल्स के तौर पे। आयरन क्या कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है? आयरन एक मॉडरेट रिएक्टिव है, कॉपर एक लीस्ट रिएक्टिव है, तो डेफिनेटली आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देखो आयरन ने कॉपर को धक्का दे दिया और खुद सल्फेट के साथ लग गया और कॉपर को अकेला छोड़ दिया। ये यहाँ पर करेक्शन है, ये यहाँ पर कॉपर है सॉलिड फॉर्म में। फाइन, और अगला एग्जांपल देखते हैं। जिंक क्या हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है? ऑफकोर्स जिंक ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, तो जिंक हाइड्रोजन को धक्का देकर जिंक सल्फेट बना सकता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल भी था ये वाला रिएक्शन, राइट। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो कुछ बच्चों को यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं वो समझ में अब आ रहा होगा
कि कैसे हमें पता चला कि प्रोडक्ट यही होगा, क्योंकि हमें पता है जिंक हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको धक्का दे देगा, खुद सल्फेट के साथ लग जाएगा और हाइड्रोजन गैस अकेला छोड़ देगा। सिमिलरली यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करते हैं। सो यहाँ अगेन कुछ करेक्शन है कि एल्यूमिनियम यहाँ पर लिखा हुआ है S, तो इसको आप समझिएगा नहीं कुछ और, AlCS नहीं है, वो ब्रैकेट में S है। तो ब्रैकेट में S का क्या मतलब है, एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में है, जो कि फेरिक ऑक्साइड, जो कि यहाँ पर Fe मिसिंग है, सो ये Fe2O3 है। फाइन, इस फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम यहाँ पर आयरन को धक्का देने के लायक है। एल्यूमिनियम यहाँ पर आयरन को धक्का लेने के लायक है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऊपर है, आयरन नीचे है, तो वो धक्का दे देगा और धक्का देके खुद बना देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन को अकेला छोड़ देगा। ये बेटा ध्यान से देखना, अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे की हैं, बट अगर अभी जान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, याद रह गया तो वहाँ पर बहुत आसान लगेंगी, दोबारा देखने को मिलेंगी। ये रिएक्शन आपको मेटल नॉन मेटल्स में देखने को मिलेगी। अगर मेटल नॉन मेटल्स का मैं एक रिएक्शन का नाम यहाँ पर बताऊँ और यूज़ बताऊँ तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर जब दोबारा देखेंगे चीज़ आपको नई नहीं लगेगी। इसको कहते हैं बेटा थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन, जहाँ पर आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयरन लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। इसको कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में काम आती है, पहली बात। एंड दूसरी बात, इसका यूज़ कहाँ है, repairing the railway tracks. Repairing what? Railway tracks. किसका यूज़ है रेलवे ट्रैक्स को रिपेयर करने का, इस रिएक्शन का यूज़ है। फाइन, तो ये वाली बात याद रखिएगा, ये रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन है। मेटल नॉन मेटल में हम इसके बारे में जानेंगे, और रेलवे ट्रैक्स को प्रिपेयर करने में काम में आती है ये। रेलवे ट्रैक्स में जहाँ पर होल हो जाते हैं रेलवे ट्रैक्स के बीच में, वहाँ पर लिक्विड आयरन के परफॉर्म रिएक्शन करवा के लिक्विड आयरन को उस रेलवे ट्रैक के होल में डाल के थोड़ी देर में वो वापस सॉलिड फॉर्म में होता है और रेलवे ट्रैक जुड़ जाता है, एक्सीडेंट के चांसेस खत्म हो जाते हैं। थर्माइट रिएक्शन वहाँ पर यूज़ होता है, याद रखिएगा ये रिएक्शन। अगर आपने ये अभी याद रख लिया तो दोबारा जब मेटल नॉन मेटल में सिखाई जाएगी तो वो फिर दोबारा रिविजन की तरह काम में आएगी, ना कि फर्स्ट टॉपिक की तरह। देन सोडियम वाटर क्या रिएक्ट करेगा, तो देखिए सोडियम सबसे ऊपर है, मोस्ट रिएक्टिव, वो हाइड्रोजन को बहुत इजीली डिस्प्लेस कर देगा, तो बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फाइन, यहाँ तक तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई। अच्छा, रिएक्शन सिर्फ समझना ज़रूरी है कि ऐसी भी चीज़ें देखना ज़रूरी है जहाँ पर ये रिएक्शन वर्क नहीं करेगी, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं आपके लिए एक रिएक्शन लिखता हूँ, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट का आंसर बताइए। यहाँ आपके पास 2 सेकंड है सोचने के लिए कि क्या कॉपर जब जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट आप बता सकते हैं। अगर आप इस सीरीज़ को देख के बता सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देगा, इस सीरीज़ को देख के बता सकते हैं, तो बिल्कुल अपने दिमाग में अभी तक आपने आंसर जान लिया होगा। मैं आंसर लिखता हूँ, अगर आपका भी यही आंसर है तो आप सीख चुके हैं, और अगर ये आंसर नहीं है तो आपको और दोबारा से इस लेक्चर को देख के अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। नो रिएक्शन। वाई नो रिएक्शन? आंसर था कॉपर यहाँ पर नीचे है, जिंक ऊपर है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम। जब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो तो जुड़ा ही हुआ है ना, कॉपर फिर उसको धक्का कैसे दे देगा, कॉपर तो कम रिएक्टिव है, तो नो रिएक्शन परफॉर्म। तो क्या हो सकता है ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि क्या नहीं हो सकता है। ये समझ लिया और ये चीज़ लर्न कर ली तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। लास्ट चीज़ समझाने के लिए मुझे रिएक्टिव सीरीज़ नॉन मेटल्स की देखनी पड़ेगी। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ऐसे नाम लर्न करिए, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ये 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैं। 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हेलोजन फैमिली भी कहा जाता है। 17 ग्रुप फैमिली को हेलोजन फैमिली भी कहा जाता है। इसमें सबसे ऊपर आते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन। क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ब्रोमीन के बाद आता है आयोडीन, तो ब्रोमीन आयोडीन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर ये बात जानी तो यहाँ पर देखिए ज़रा इस रिएक्शन को, क्लोरीन गैस अकेले है, पोटेशियम आयोडाइड इधर लिखा हुआ है, करेक्शन है यहाँ पर, सी ये कैपिटल होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, दिखाई दिया आपको, क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन आयोडीन को धक्का देगी, खुद पोटेशियम के साथ लगेगी तो बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एंड आयोडीन अकेला रह जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो देखिए, ना कि सिर्फ मेटल को धक्का देते हैं, नॉन मेटल भी नॉन मेटल को धक्का देता है, बट उसके लिए ये नॉन मेटल की छोटी सी सीरीज़ है, ये लर्न करनी पड़ेगी आपको। फाइन, सो ऐसे रिएक्शन को भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
कहा जाता है। सिल्वर जैसे, गोल्ड जैसी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनका काम बहुत ईजिली आता है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन? यहाँ देखिए, जब आप इन चीज़ों के बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, कोई चीज़ आएगी किसी को धक्का देगी मतलब बॉन्ड ब्रेक करेगी, और जब बॉन्ड टूटेगा तो हीट तो रिलीज़ होगी ना, और जब हीट रिलीज़ होती है दोस्तों तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर सुन लीजिए, कोई चीज़ आई, दूसरी चीज़ के बॉन्ड को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होगी, ब्रेक जब भी आप किसी बॉन्ड को करते हैं तो एक एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी अगर रिलीज़ हो रही है प्रोडक्ट के फॉर्म में तो उसको हम इसलिए क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। ये भी आपने सीखा है इस लेक्चर में। अब इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म कर सकते हैं। इस लेक्चर में आपने बैलेंसिंग की कुछ बात करी थी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के फॉर्म्स के बारे में बात की थी, और उनमें से फर्स्ट 3 रिएक्शंस को बहुत ब्रीफ में समझा आपने इस लेक्चर के अंदर। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।